Hello, friends. Welcome to my channel Passion Education. आप सभी का स्वागत है हमारी जीपीएससी क्लास 1 2 PYQs की सीरीज़ में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, इस PYQs की सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 47, जो पेपर कंडक्ट कराया गया था 7/1/24 को, उसका पेपर 2। आप सभी जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी में PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब बात हो क्लास 1 2 लेवल की, तो ये हमें इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाते हैं कि आने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न में तो हमें मदद करते हैं, बट अगर हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही डेप्थ में जा कर के समझें, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, तो आने वाले एग्ज़ाम्स में उसी कॉन्सेप्ट से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी हम टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पैशन एजुकेशन के सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स एंड हमारे देश के सभी देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे। हमारा देश अपना 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है विद द थीम ऑफ विरासत भी विकास भी। सो दोस्तों, कुछ इसी थीम को अपनी लाइफ में अपनाते हुए अपने फैमिली वैल्यूज़ को होल्ड करके रखिए एंड आगे बढ़ते रहिए। कुछ चंद लाइनें जो कि मैंने लिखा नहीं है, मैं लिखने की कोशिश कर रही थी। शुरू ही किया था कि गणतंत्र दिवस की परेड हो रही थी और उस परेड को देखने के बाद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो उनकी झांकी निकली थी, जहाँ पे डांस प्रोग्राम किया गया 5000 ट्राइबल पीपल्स के द्वारा, तो उसके कुछ गीत हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे एंड मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। मन से हमारे देश के लिए समर्पित कीजिएगा। भारत भूमि से अच्छा कोई देश नहीं है, गुणगान तेरा मम भारतम, सम्मान तेरा मम भारतम, जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम, हो तेरी जय मम भारतम, स्वर्णिम भारतम। विश्व गुरु का ताज तेरे माथे पर सजाएंगे, देवभूमि नमो नमः, वेद भूमि नमो नमः, कर्म भूमि नमो नमः, मातृभूमि नमो नमः, जयति जय जय जयति जय जय मम भारतम, हो तेरी जय मम भारतम। आई एम वेरी श्योर जितने भी एस्पिरेंट्स क्लास 1 2 लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा फील कर पा रहे होंगे। मैं किसी की भी देशभक्ति को मतलब ये नहीं कह रही कि अगर आप इस लेवल के नहीं हैं तो आप नहीं फील कर रहे होंगे, बट जो अभी प्रिपरेशन की जर्नी में होता है ना, वो ये सारी चीज़ें सुन करके कुछ ज़्यादा ही उनमें जोश भर आता है। होता होगा आप सभी के साथ, ठीक है। मैं किसी की देशभक्ति को क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ ना, ये कह रही हूँ कि इस लाइन में जाने पे ही आप देशभक्त सिद्ध होंगे। बट जब हम एस्पिरेंट्स के मोड पे होते हैं, तब ये कुछ चीज़ें 15 अगस्त 26 जनवरी, हमारा तिरंगा हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि कितनी भी शादियाँ छूट जाए, कितनी भी फंक्शंस छूट जाए, बट एक दिन हम ऐसे किसी फंक्शन में बैठे होंगे जहाँ से सिर्फ हमारा दिल खुश नहीं होगा, सीना चौड़ा होगा, गर्व से खुश हो रहा होगा, क्योंकि हम हमारे देश भूमि के लिए कुछ कर रहे होंगे। और ऐसे परेड का हिस्सा बनना, शामिल होना, इन चीज़ों के समारोह में वहाँ पे होना ना, आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावर देता है। सो आई एम वेरी श्योर दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही ढंग से करते रहिए। रियली आप जब इसे क्लियर कर लेंगे, जब आप काम अपना संभाल रहे होंगे, आपको लगेगा जितना भी जो भी आपने इस एग्ज़ाम को समर्पित किया, सब कुछ अपना जो छोड़ा है ना, वर्थ इट रहेगा, वर्दी रहेगा। वो हर फंक्शन, वो हर छोटी छोटी चीज़ें जो आपने छोड़ी होगी, वो हर शादियाँ जो आपने छोड़ी होगी जहाँ आप एंजॉय नहीं कर पाए होंगे, सो आप उस ये जो
एग्ज़ाम में आपको उस लेवल पे लेकर के जाएगा जहाँ बहुत लंबी भीड़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, करते रहिए, जी जान लगा के करते रहिए दोस्तों। सो दोस्तों PYQs की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हर बार क्वेश्चंस डिस्कस करते 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 आज हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 186 टू 200 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं GPSC के पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर। सो हम आज हमारा वो अंतिम पड़ाव पूरा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही फैक्चुअल होंगे जिनको मैं डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज जाके डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बस आपको एक आइडिया लगाने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ यहाँ पे ले लिया है मैंने। बाकी जिन क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि आपको जानने लायक हैं, आपको अपना ध्यान देना चाहिए, मैंने उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आपको लगता है ये चैनल आपके किसी काम आ सकता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 186, इन विच इंडियन स्टेट वॉज न्यू मशरूम स्पीसीज नाम दिया गया है वॉज डिस्कवर्ड। हाँ ठीक है, नाम ही पढ़ते हैं क्योंकि सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, केरला। क्वेश्चन नंबर 187, व्हाट इज़ द पेंट ब्रश स्विफ्ट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, बटरफ्लाई। क्वेश्चन नंबर 188, who won the top prize in the 10 years and under category at wildlife photographer of year competition। करेक्ट ऑप्शन है डी, विहान तलिया विकास। दोस्तों ये काफ़ी फैक्चुअल है, जो दूसरी बार रिपीट होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। बटरफ्लाई के रिलेटेड जो क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जब कोई नई स्पीसीज फाइंड होती है ना, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे चले जाते हैं। डजंट मीन कि यही वाला आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 189, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फॉर जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विद द इंडियन गवर्नमेंट एलोकेटिंग ₹1557 crore फॉर इट्स कम्प्लीशन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 190, विच सिटी होस्टेड द ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव इन अक्टूबर 2023। करेक्ट ऑप्शन इज बी, शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 191, द 43rd edition of Pragati chaired by Honorable Prime Minister involved a review of 8 projects that are crucial for various states in India. What does Pragati stand for? So correct option is proactive governance and timely implementation। दोस्तों हम प्रगति इनिशिएटिव के बारे में, ये जो प्लेटफॉर्म है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग करते वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जहाँ पे आप बताएंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सारी चीज़ें सीमलेस बनाने की कोशिश कर रही है। So Pragati is a multi-purpose and multi-modal information and communication technology platform launched in 2015 under Digital India program. It aims at bringing e-transparency and e-accountability with real-time presence and exchange among the key stakeholders. It uses a digital dashboard and video conference review chaired by Prime Minister to streamline decision making, कट रेट टेपिज्म एंड रिड्यूस प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसे शेयर किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, प्रोजेक्ट्स वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ तक पहुँची है, ताकि उनके टाइमलाइंस रिड्यूस, मतलब जो बहुत डिले होते जाते हैं वो चीज़ें ना हो। इट एम एट एड्रेसिंग कॉमन मैन्स ग्रीवेंस। बिल्कुल ये चीज़ बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि इसका उपयोग कॉमन मैन्स की ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड साइमल्टेनियसली मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज प्रोजेक्ट फ्लैग बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो वो किस तौर पे है, किस फेज़ पे है, कितनी तेज़ी गति से आगे बढ़ रहा है, उसका रिव्यू लेने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 192, विच सिटी इज़ नोन एज स्वीट सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है मुजफ्फरपुर, सी। अब समझते हैं कि इस सिटी को स्वीट सिटी ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। इट हैज़ earned its enduring nickname the Sweet City of India due to its association with the lychee fruit। lychee fruit से एसोसिएट होने के कारण मुजफ्फरपुर को स्वीट सिटी ऑफ इंडिया का ताज दिया गया है। The city's climatic condition and fertile soil make it an ideal hub for lychee cultivation. Consequently, Muzaffarpur is one of the India's leading lychee producer। lychee एक sensitive fruit है, influenced by temperature, rainfall, humidity and soil condition। द फ्रूट प्राइमरी ग्रोज इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय विद बिहार। बिहार का जो इंडिया का जो प्रोडक्शन होता है उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन 40% तक का है। GI टैग देने के लिए किया गया है
जो अभी न्यूज़ में चल रहा है। क्वेश्चन 193, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज और आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन। करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, यानी सभी, सीलैंड, क्रिस्टेनिया, क्रीमिया। यूनाइटेड नेशन के बारे में हम आने वाली यानी क्वेश्चन 194 के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाले हैं। द चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड वॉज कन्फर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, यूनाइटेड नेशन। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में जो दो बड़ी संस्था दी गई है उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सो ये एक तरीके का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। आप देख रहे हैं हाल ही में समिट शुरू हुआ है, डावोस स्विट्जरलैंड पे हेल्ड किया जाता है। एंड ये एनुअल प्रोग्राम है जहाँ पे बड़े बड़े लीडर पॉलिटिकली जो एक हाई लेवल पे हैं, ऐसे बड़े बड़े डेलीगेट्स को बुलाया जाता है एंड ग्लोबल मुद्दों पे चर्चा की जाती है। सो फोरम एंगेज द फॉरमोस्ट पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल एंड अदर लीडर ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडा। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है और जब मीटिंग हेल्ड की जाती हो दैट इज़ डावोस स्विट्जरलैंड। फाउंडेशन तो क्लॉस श्वाब के द्वारा अ जर्मन प्रोफेशन विद अ बैकग्राउंड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके द्वारा किया गया था इसका फाउंडेशन। और ओरिजिनली 1971 में इसको यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से जाना जाता था। ये कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। सो WEF, that is World Economic Forum, publishes the reports such as Global Competitiveness Report, Global Gender Gap Report, Energy Transition Index, Global Risk Report, Global Travel and Tourism Report। सभी रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। United Nations. United Nations is an international organization founded in 1945 and it is made up of 193 member states. It is the forerunner of UN was League of Nations. So दोस्तों आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से 1919 तक, एंड जब सभी देश मिलते हैं कि ऐसी स्थिति वापस उत्पन्न ना हो तो लीग ऑफ नेशन क्रिएट करते हैं। बट लीग ऑफ नेशन जो क्रिएट किया जाता है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1919 अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। बट वही चीज़ वापस से जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर नहीं पाई जाती है तो 1945 में यूनाइटेड नेशन क्रिएट किया जाता है। इसके मेन ऑर्गन्स जो 6 हैं वो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन इनमें से मेन ऑर्गन नहीं है, तब वहाँ पे बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। प्लीज़ डू रिमेंबर, फर्स्टली द जनरल असेंबली, सेकेंड सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप ही वो है जहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 मेंबर्स को हर 2 साल पे इलेक्ट किया जाता है, यानी जो 10 मेंबर्स हैं उनका टर्म पीरियड 2 साल का होता है। दोस्तों आप सभी को बताना है कि वो 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि कुछ जो हैं वो इंडिया के नेबर हैं, है ना, एक जो है वो इंडिया के नेबर भी हैं। चलिए, थर्ड वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्स्थ द UN सेक्रेटरीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 195, विच एक्टर इज अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज इट्स नेशनल आइकन टू इंस्पायर वोटर्स टू कास्ट वोट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, राजकुमार राव। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। ये अपना ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आर्टिकल 324 में इसके बारे में लिखा गया है, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन किया गया है इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। क्या काम है इसका? टू एडमिनिस्टर यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। सो इट वॉज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950 और इसी वजह से 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली में है। ये एडमिनिस्टर करता है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की इलेक्शन को प्लस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। सो अभी जो स्टेट में पंचायत लेवल के जो इलेक्शन होता है, ध्यान में रखिएगा, उससे पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज लेवल के जो इलेक्शन होते हैं स्टेट्स के अंदर उन्हें ये नहीं हेल्ड करवाते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है।
So it is not concerned with the election to panchayat and municipalities in the state. For this, the Constitution of India provides for a separate state election commission. Originally, this commission had only one election commissioner, but after Election Commissioner Amendment Act 1989, जब 21st पहले ना जो एज हुआ करती थी वोट करने के लिए तो 21 हुआ करती थी, उसको रिड्यूस किया गया था और कर दिया गया था 18। तो उसके बाद ही इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 पास किया जाता है और इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दी जाती है। इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 196, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स असेशन डे ऑन October 26? सो कौन सा है वो यूनियन टेरिटरी? सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, जम्मू एंड कश्मीर। सो आइए जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को एक बार देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी 565 रियासतें थी उनमें से एक था, जिनके ऊपर ब्रिटिश प्रेमोंडेसी का तो यहाँ पे ब्रिटिश पैरामाउंटेसी लैप्स्ड एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947 अंडर पार्टीशन प्लान प्रोवाइडेड बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। सो द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन एन ऑप्शन, या तो वो इंडिया ज्वाइन कर ले या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले। द रूलर ऑफ कश्मीर उस टाइम पे जो थे वो महाराजा हरी सिंह जी थे और उन्होंने कोई भी ऑप्शन इमीडिएटली एक्सरसाइज नहीं किया था और इसके अलावा उन्होंने कहा था he instead offered a proposal of standstill agreement to both India and Pakistan pending the final decision on states accession। तो जैसे ये चीज़ होती है तो पाकिस्तान भाई देखते हुए एंटर करता है। It entered into the standstill agreement but it invaded the Kashmir from north with an army of soldiers and tribesmen carrying modern weapons। In the early hours of 24th October 1947, thousands of tribal Pathans swept into Kashmir। The Maharaja of Jammu and Kashmir appealed to India for help and उस टाइम पे he sent his representative शेख अब्दुल्ला to Delhi to ask for India's help। and यही होता है कि 26 को 1947 में महाराजा हरी सिंह fled from Srinagar and arrived in Jammu where he signed an instrument of accession of Jammu and Kashmir state। सो ध्यान में रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर की ये हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 197, विच विलेज ऑफ गुजरात is awarded as best tourism village by United Nations World Tourism Organization? So correct option is A, दोतो village। World United Nation World Tourism Organization के बारे में जान लें। So it is United Nations Specialized Agency responsible for promotion of responsible, sustainable and universally accessible tourism। इसका एस्टैब्लिश किया गया था 1975 में एंड इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। It encouraged the implementation of Global Code of Ethics for Tourism to maximize tourism's socio-economic contribution while minimizing its possible negative impacts। दोस्तों बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो ये पायलट इनिशिएटिव है बाई UNWTO to highlight those villages that were where tourism preserves culture and tradition, celebrates diversity, provide opportunities and safeguard biodiversity। It aims to award those villages which are outstanding example of rural destination and showcase good practice in line with specified 9 evaluation area। So कुछ areas दिए जाते हैं जिनके बेसिस पे evaluate किया जाता है कि किस तरीके से जो रूरल एरिया है वो एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, सेफ गार्ड बायोडाइवर्सिटी, यानी किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को सेफ गार्ड प्रोवाइड कर पा रहे हैं, इन सभी एरिया को देखते हुए बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया जाता है। इट ऑल्सो एम्स टू सपोर्ट विलेजेस टू एनहांस देयर रूरल टूरिज्म पोटेंशियल थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट। Question number 198, Honorable CM of Gujarat recently unveiled the warship of Indian Navy named after city of Gujarat। तो वो कौन सी warship है? So correct option हो जाता है C, Hazira। Question number 199, on which date is World Polio Day celebrated every year to raise awareness about the importance of polio vaccination? So correct option is A, October 24। पोलियो के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ अ क्रिपलिंग एंड पोटेंशियली डेडली वायरल इन्फेक्शन। ध्यान में रखिएगा ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है जो अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। 3 स्ट्रेन बताए जा रहे हैं। सो
there are 3 individual and immunological distinct wild poliovirus strains. Wild poliovirus type 1, type 2 and type 3. अगर बात करें तो ये तीनों ही जो स्ट्रेन्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने सिस्टम के फॉर्म अपने सिम्टम के फॉर्म में, इन दैट दे कॉज irreversible paralysis or even death. However, there are genetic and virological differences which make these 3 strains separate virus which must each be eradicated individually. यानी एक एक को आपको individually eradicate करना होगा. Virus is transmitted by person to person mainly through fecal oral route or less frequently by a common vehicle, for example through contaminated water or food. Largely affect करता हो children under 5 years of the age. The virus multiplies in the intestine from where it can invade the nervous system and can cause paralysis. Question number 200. So दोस्तों ये पेपर 2 का आखिरी क्वेश्चन है. Who won the women's single event at Abu Dhabi Masters 2023? करेक्ट ऑप्शन इज ए उन्नति हुडा. दोस्तों इसी के साथ जीपीएससी क्लास 1-2 पेपर जो कंडक्ट कराया गया था 7/1/24 को, उसका पेपर 2 मैंने पूरा ही डिटेल में हर क्वेश्चन को, जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, जहाँ कॉन्सेप्ट को आपको समझने को चाहिए था, मैंने उसको डिटेल में जा करके समझाने की कोशिश की है. कहीं कुछ कमी रह जाती है आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे आने वाले वीडियो में और सुधार करूँगी. कहीं कुछ डाउट रह जाता है पूछिएगा और बहुत ही जी जान से मेहनत में लगे रहिएगा. एक बार फिर से हमारे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूवर्स, सभी देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे. विरासत भी और विकास भी, इसी संकल्प के साथ अपनी मेहनत में लगे रहिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता को गौरवान्वित कीजिए. एंड हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.